ओके, सो मिचेल्सन सदल एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किया उन्होंने, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ना कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इकोलाई लिया था। इकोलाई का जो डबल होने का टाइम है, मतलब एक से दूसरे उसमें जाने के लिए, वो होता है 20 मिनट्स। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो सब लोगों को क्लियर है, राइट? ओके, इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने सबसे पहले ना बैक्टीरिया को, जो नाइट्रोजन का डेंसर आइसोटोप है N15, उस वाले मीडियम में ग्रो करवाया। ठीक है, तो N15 वाले मीडियम में जब ग्रो करवाया गया है, तो हमारे पास एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट कैसे है, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक पेट्री डिश ली होगी। ठीक है, एक पेट्री डिश, वहाँ पे जितना भी मतलब नाइट्रोजन के सोर्सेज है ना, वहाँ पे N15 वाला नाइट्रोजन लगाया हुआ था उन्होंने। ठीक है, N15 वाला, जो कि हमारे पास क्या है, जो हैवी है। ठीक है, N14 के कंपैरिजन में हैवी। ठीक हो गया। हमें पता है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं। ठीक हो गया, और नाइट्रोजनियस बेसिस के अंदर डेफिनेटली क्या इनकॉर्पोरेट होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रैंड के इस वाले मीडियम के अंदर जब डीएनए की ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, तो इस एज अ रिजल्ट जो स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा, वो हैवी होगा, राइट? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो पहले उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया N15 के, जो हमारे पास ओके, N15 का जो हमारे पास कैसा मीडियम है, हैवी मीडियम है। ठीक हो गया, उस वाले के अंदर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो 0 सेकंड के 0 सेकंड नहीं, 0 मिनट के ऊपर जब उसका वो लिया गया, सैंपल लिया गया। ठीक है, उसके बाद उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब देखा, तो हमारे पास डीएनए के जो स्ट्रैंड थे दोनों में, अब जाहिर सी बात है दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर क्या आया होगा, N15 वाला नाइट्रोजन आया होगा। तो इसलिए दोनों जो डीएनए का स्ट्रैंड था, मतलब डीएनए जो था वो हैवी था, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। तो वो क्या होगा, वो नीचे बॉटम के ऊपर हमारे पास सेंट्रीफ्यूज, मतलब जो भी टेस्ट ट्यूब वगैरह है उसके बॉटम में होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमने नाइट्रोजन का हायर जो हैवी आइसोटोप है वो यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद 15 मिनट तक के लिए इस वाले में ग्रोथ करवाया, 20 मिनट तक के लिए इस वाले में ग्रोथ करवाया, और फिर यहाँ से सैंपल लिया, और फिर इसको किस में रखा, फिर उसको रखा N14 वाले मीडियम के अंदर। ठीक है, N14 वाले मीडियम के अंदर जब N14 वाले मीडियम के अंदर रखा, तो अब जाहिर सी बात है एक स्ट्रैंड पुराना बन चुका है। ठीक है, अब न्यू वाले मीडियम में जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट डीएनए है वो कैसा है, उसमें दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, N15 वाले हैं। ठीक है, और जब N14 वाले मीडियम में ग्रोथ होगी, तो जब रेप्लिकेशन होगी हमारे पास, तो उसमें फिर एक स्ट्रैंड कैसा आएगा, एक पुराना स्ट्रैंड आएगा और एक न्यू स्ट्रैंड N14 वाले मीडियम का आएगा। तो इस लेवल के ऊपर जो हमारे पास फिर इस वाले मीडियम के अंदर जो हमारे पास डीएनए ग्रो करेगा, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास हाफ डीएनए पुराना होगा और हाफ डीएनए न्यू होगा। ठीक है, यानी कि हाफ डीएनए हमारे पास N15 वाले मीडियम का होगा और हाफ N14 वाले मीडियम का होगा। ठीक है, 50-50। एक सेकंड, मुझे दूसरी स्लाइड लगाने दे, वहां पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस। फर्स्ट उन्होंने हमारे पास हेवी वाले मीडियम के अंदर वो किया, दोनों उसमें नाइट्रोजन, उसमें हमारे पास आइसोटोप्स दोनों दोनों कैसे हैं, हेवी वाले हैं, दोनों स्ट्रैंड हेवी वाले होंगे। फिर उसके बाद किए, आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन वाज completed, the density of the bacterial had decreased to the value of intermediate between light isotopes and heavy isotope। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास देखें, सबसे पहले N15 वाले मीडियम में जब ग्रोथ करवाई तो बॉटम में बिल्कुल। ठीक है, फिर जब वहां से सैंपल लेके N14 वाले मीडियम में करवाई, तो देखो इंटरमीडिएट थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद उसी मीडियम में कंटिन्यूशन करवाई ग्रोथ की। ठीक है, साइकिल्स 2 जब हुआ, तो उसमें देखो हमारे पास क्या हुआ, एक जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आया और एक स्लाइटली थोड़ा उससे नीचे आया। ठीक है, और फिर लास्ट में जब कराई, तो लास्ट में हमारे पास देखो इंटरमीडिएट के ऊपर ज्यादा स्ट्रैंड आया और बॉटम में थोड़ा कम आया।
ठीक हो गया। तो हमारे पास जब जैसे लेट्स सपोज देखें N15 वाले मीडियम में इसने ग्रोथ करवाई, ठीक है, तो उसमें दोनों वाले स्ट्रैंड हैवी होंगे, डीएनए जो है वो बॉटम में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद N14 में जब लेके आए तो एक स्ट्रैंड हैवी होगा और एक लाइटर होगा, एक N15 वाला होगा और एक N14 वाला होगा, ठीक है। तो डीएनए इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आएगा। फिर उसी मीडियम में ग्रोथ करवाई तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास एक N14 वाला होगा और एक N15 वाला स्ट्रैंड होगा, राइट। तो उससे जब होगा तो फिर जब हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आएगा तो फिर हमारे पास डीएनए की दो लेयर्स आ जाएंगी, एक वो जो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आएगा और एक उससे थोड़ा स्लाइटली नीचे आएगा। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा, वेलकम। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि मसेल्सन सतल का जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूफ करता है कि हमारे पास डीएनए की रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। उजाला, क्या सवाल है आपका? जैसे जैसे जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया बढ़ेगी तो N14 वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N15। यस एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि सिर्फ पहले वाले जीरो वाले सैंपल के ऊपर हमारे पास वो हो रहा है ना, बैक्टीरिया सिर्फ N15 वाले मीडियम में ग्रो कर रहा है, उसके बाद तो सारा N14 वाले मीडियम में ग्रो कर रहा है। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। ओके, इसी के लिए ना एक छोटा सा वीडियो ऐड किया हुआ है, तो वो वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। और तो वो इस चीज़ से आप लोग वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो just have a look at this video. Everyone, quick biochemistry basics here. Let's talk about Mendelssohn's Childs experiment. Watson and Crick had a hypothesis that the DNA replication was semi-conservative. However, there was no experimental evidence to test this hypothesis. So to test this hypothesis, Mendelssohn and Childs in the year 1958 designed a wonderful experiment. Now, the word semi-conservative means each of the strand is going to act as a template for the synthesis of new strand. And to prove if this phenomenon is true or not, we must have a method to distinguish between the parent strand and the daughter strand. Yes, distinguish between parent strand and daughter strand. So here is what Mendelssohn and Childs did. They took E. coli wild-type cells and grew them in media containing N15 for several generations. N15 is a non-radioactive heavy isotope of nitrogen. The presence of N15 will make all the molecules in the cells, including the DNA, heavy. What does it mean by heavy DNA? It simply means if I take E. coli cells grown in N15 media and subject its DNA to density gradient centrifugation, then the density of this DNA will be more than the density of the DNA taken from cells grown on N14 media. The cells grown in N15 media were collected and transferred in fresh N14 media. So as the cells divide, they incorporate N14, which is the normal isotope, into its DNA. The cells were harvested every 20 minutes, and the DNA was isolated and subjected to density gradient centrifugation. Let's take a look at the results. The presence of intermediate band after the first generation indicates that the heavy strand was acting as a template for the synthesis of new strand with N14 isotope. As the cells divide further, more and more N14 is incorporated into DNA. These results indicate that the replication of DNA is semi-conservative. Okay,
सो ये बात सब लोगों को क्लियर हुई? यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन इस वाले वीडियो से? सब लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा। ओके लाइबा, सो यूट्यूब पे है, आई पुट द लिंक इन द ग्रुप, तो वहां से आप देख लेना इसको दोबारा, क्योंकि दोबारा यहाँ तो प्ले नहीं करें। वॉइस क्लियर नहीं था बेटा, आवाज इतनी इसकी स्वीट आवाज थी, सेमी कंजर्वेटिव बोल रही थी वो। पता नहीं बोल रही थी या बोल रहा था, लेकिन आवाज तो बहुत अच्छी थी उसकी। आंटी थी शायद, आई थॉट आंटी थी शायद, सेमी कंजर्वेटिव। ओके, तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? सुमेरा, वेलकम टू द नून अकेडमी। ठीक है, ये वाला मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा आप लोग। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमें प्रूफ होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोनो सवाल है तो देन लेट मी नो। चलें, दैट्स गुड, नो क्वेश्चन, ओके। बाकी तो हम डिस्कस कर चुके थे, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट और वगैरह वगैरह, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हमारा डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, कर दिए लाइबाहान, मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम इंशाल्लाह केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे ना। हमने डीएनए के बारे में बात कर ली, अब डीएनए से थोड़ा नेक्स्ट पे जाएंगे हम, तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के ऊपर। सो यस, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई जवाब? क्लियर? ओके, दैट्स गुड।